नमस्कार, उम्मीदों का बजट में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना काल के बाद ये पूरी तरीके से उम्मीदों का बजट होगा और उम्मीदों का बजट हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब तक कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को सामने पेश आती रही हैं। सरकारों ने भी कोरोना को लेकर काफ़ी खास ध्यान अपने बजट में रखा हुआ है, लेकिन कोरोना के बाद अब वक्त है इन तमाम चीज़ों से उबरने का। अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव में है, तो क्या सरकार का फोकस होगा, किस तरीके से सरकार इस बजट को पेश करेगी, कोरोना के बाद किस तरीके से अर्थव्यवस्था को उभारने का काम होगा, किस तरीके से लोगों को रोज़गार देने की कोशिश होगी, किस तरीके से सरकार किसानों के बारे में सोचेगी और कोरोना ने जो सबक दिया है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, उसको लेकर सरकार क्या सोचती है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम अगले आधे घंटे बात करेंगे। विशेषज्ञों की पूरी टीम हमारे साथ है। मैं पहले आपको रूबरू करा देता हूँ उन सबसे। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, भाजपा से विशेषज्ञ हैं आर्थिक मामलों के। हमारे साथ किसान नेता वेगन सोनबेर जी हैं, किसानों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और सबसे अहम महिलाओं को लेकर भी चर्चा किया जाएगा। बात करेंगे कि आखिरकार महिला क्या चाहती हैं, किस तरीके का उनका बजट है। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी भी हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, पिछले 2 साल कोरोना में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अब छत्तीसगढ़ में तमाम चीज़ें सुदृढ़ होनी चाहिए, क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। कर्मचारी नेता संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, विजय झा जी हमारे साथ हैं। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे और क्या छत्तीसगढ़ के विकास में कुछ हो सकता है वो समझने की, जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर। कोरोना क्योंकि अब ढल चुका है, ढलान पर है, तीसरी लहर छत्तीसगढ़ में लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब वक्त है उबरने का, लेकिन साथ साथ सतर्क रहने का भी। डॉक्टर राकेश गुप्ता से हम बात करेंगे सबसे पहले। डॉक्टर साहब, कोरोना लगभग अब समाप्त हो चुका है। एक बड़ा ख़तरनाक फेस छत्तीसगढ़ ने भी देखा, हालांकि बहुत बेहतर तरीके से निपटने की कोशिश हुई। बजट आ रहा है, अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए अभिषेक जी, अभी छत्तीसगढ़ में 4 मेडिकल कॉलेज नए बनने हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। एक मेडिकल कॉलेज को रिकॉग्निशन भी मिला है कांकेर को, बाकी 3 मेडिकल कॉलेज अब रिकॉग्निशन की फेज़ में जाएंगे। इनकी बिल्डिंग 3 मेडिकल कॉलेज की तैयार होनी है। विभिन्न जिला अस्पतालों में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्टाफ की कमी कभी कभी देखने को मिलती है, डॉक्टरों की कमी है। जो कोविड के समय अधोसंरचना जुटाई गई है अलग अलग मदों से, उसे मजबूती देने का समय है। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ ने बहुत ही अच्छा काम किया है सभी विभागों के सामंजस्य से। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था आदर्श व्यवस्था के रूप में, छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पूरे देश में नाम कमाए और यहाँ के पैरामेडिकल वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने और सभी विभाग के लोगों ने जो स्वास्थ्य सेवा में काम किया है, वो अब संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। अगर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए कोविड काल में, क्या उनका इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है ताकि आगे हम किसी भी महामारी के लिए या बीमारियों के लिए तैयार रहें, इनका भी इस्तेमाल हो सके, ऐसा कुछ उम्मीदें? देखिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेज में बहुत अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। आईसीयू की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में टारगेट दिया जाता है छत्तीसगढ़ को, उसका उपयोग इन इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे किया जा सकता है। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो स्थायी बने और उनका उपयोग लोगों की स्वास्थ्य के देखभाल के लिए और सभी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब न जाए। बहुत कीमती टैक्स का पैसा जनता का लगा है। डॉक्टरों को और पैरामेडिकल वर्कर्स को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एकोमोडेट करने की ज़रूरत है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया वहाँ पर संसाधन, यदि मानव संसाधन जुटे रहेंगे तो वो काम भी आएंगे, अन्यथा ये सेटअप पूरे बेकार हो जाएंगे। जो भी बातें कही गई स्वास्थ्य के बारे में, मुझे लगता है कि जो विरासत में हमें स्वास्थ्य व्यवस्था मिली थी, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन से पूरी कर ली गई है। आने वाले दिनों में यह स्वास्थ्य सेवाओं में खरी उतरेगी और मुझे लगता है कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं स्वास्थ्य विभाग से, वो खरा उतरेगा, ऐसा उम्मीद है। चलिए, बहुत सारी उम्मीदें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी है। कर्मचारी नेता भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। विजय जी, कर्मचारी कोरोना काल में से अब निकल चुके हैं, काम पूरी तरीके से चालू हो चुका है। कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लग रहा है कि
अब जो अच्छा समय आ रहा है कोरोना के बाद का, किस तरीके की उम्मीदें कर्मचारियों ने लगा के रखी हैं? देखिए, ये जो बजट सत्र है सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद 2023 में चुनाव में जाना है सरकार को। सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के कर्मचारियों से वादे किए थे वो पूरा हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अभी समस्या है पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए। मुझको इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भाजपा शासन के जो भी गलत नीति है केंद्र सरकार के, उसका विरोध करते हैं। अटल जी के सरकार में 2004 के बाद पेंशन योजना बंद हुई थी, उसको चालू करना चाहिए। और उनके कांग्रेस शासित राज्यों में आप देख लीजिए कि राजस्थान में आपके अशोक गहलोत जी, झारखंड में हेमंत सोरेन जी लागू कर चुके हैं। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में भी लागू होना चाहिए और ये पहला मांग है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों को लाभ होगा। कम से कम प्रति माह 14 करोड़ रुपया जो 10% अंशदान सरकार दे रही है, अंशदायी पेंशन योजना। एक परसेप्शन सा बनता है कि कर्मचारियों को सरकार देती है लेकिन वो कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते। अभी 5 डे वीक को लेकर जो थोड़ा विवाद चल रहा था कि 5 डे वीक आप लोगों को दिया गया, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहे, तो ऐसा क्यों, ऐसा परसेप्शन बनता है? देखिए, जेब में पैसा रहेगा तो सब होगा अभिषेक जी। 5 दिवसीय सप्ताह हमने नहीं मांगा था, लेकिन मिल गया, हमने उसका स्वागत किया था। सबसे बड़ी समस्या महिला कर्मचारी सवेरे 10 बजे आने के लिए, घर में बच्चे हैं उनको तैयार करेंगे, टिफिन बना करके, पति नौकरी में जा रहा है उसको देंगे, वृद्ध माता पिता हैं उनको देख रेख करेंगे। 10 बजे कलेक्टरों ने ऐसा युद्ध टाइप का क्रास लगाना, नोटिस देना। रायगढ़ कलेक्टर ने 42 लोगों का एक दिन का वेतन काटने का ऑर्डर कर दिया। अच्छा हो गया कि फांसी में लटकाने का। आपके पास लौटूंगा और कर्मचारियों की बात, लेकिन महिलाओं का जिक्र आपने किया। वंदना अग्रवाल जी हैं। वंदना जी, घर का बजट आप ही लोग चलाते हैं, बच्चों को भी आप लोग देखते हैं, पति जो होते हैं बाहर काम पे जाते हैं, कर्मचारी हैं या कोई भी हो, आप लोगों को पास ही पूरा अर्थव्यवस्था होती है, पूरी बजट होती है। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्या आप चाहती हैं कि सरकार अब कोरोना के बाद महिलाओं के हिसाब से भी कुछ काम करे, या आप लोगों को कैसे राहत मिले? क्या घर परिवार भी बड़े अच्छे से चल सके? कोरोना के बाद ये पहला बजट है, तो इसलिए हम औरतों को उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि सरकार कुछ राहत हमें देगी। किचन ही नहीं, बच्चों की शिक्षा और मेडिकल सबकी तरफ हमारा ध्यान है कि सब जगह हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। किचन में तो खैर फ़र्क पड़ ही जाता, गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स कुछ कम कर दे, एलपीजी कम कर दे या पेट्रोलियम में टैक्स कम कर दे, स्टेट टैक्स कम कर दे, तो हमारे किचन पे भी अफेक्ट आएगा, खुशहाली आएगी। और एक तरफ ये भी है कि बच्चों की शिक्षा है, जो बढ़ती हुई फीस है उस पर भी सरकार लगाम लगाए तो बहुत अच्छा है। गाँव के स्कूलों को अपलिफ्ट करे, उनके लिए मतलब प्रॉपर टीचर्स हों, बहाली हो टीचर्स की, ये सब चीज़ें हैं ध्यान में। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ दिमाग में आता है? कुछ उम्मीदें आप लोग करते हैं कि और भी कुछ बेहतर हो सकता है? हालांकि कई ऐप्स वगैरह भी लॉन्च किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो इस तरह का, हाँ, महिलाओं की सुरक्षा का तो डर हमेशा रहता ही है। और हम लोग देख ही रहे हैं कि अब सरकार क्या करती है, जितना समय बाकी है उसमें। चलिए, महिलाओं को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे साथ किसान नेता भी हैं। छत्तीसगढ़ अब क्योंकि किसानों पे फोकस्ड है और किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है, छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात होती है, तो किसान नेता से पूछ लेते हैं, किसान क्या उम्मीद लगाकर बैठ रहे हैं, क्योंकि ये कि सरकार ही किसानों की सरकार मानी जाती है? देखिए, निश्चित तौर पे ये धारणा तो बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, परंतु कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। सिर्फ सरकार जो है समर्थन मूल्य में 45 दिन ही धान खरीदती है और 10.5 महीना जो है किसान अपने धान को बिचौलियों के हाथ में बेचने के लिए मजबूर होता है। तो ये कथनी और करनी में ये अंतर। आज छत्तीसगढ़ में पूरे किसान लामबंद होकर आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बजट में आपको क्या लगता है, क्या आपको आपके लिए प्रावधान करने चाहिए कि आप लोगों की जो और भी कुछ डिमांड्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो दूर हो? जी, निश्चित तौर पे कुल बजट का 50% आबादी के हिसाब से किसानों के लिए होना चाहिए, ताकि किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, रोड, खाद, बिजली, इन चीज़ों पे भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि किसान समृद्ध हो और किसानों को उनका बाजार भी उपलब्ध करवाना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में मंडियां बंद है, तो मंडी बंद होने से किसानों के पास बाजार नहीं है, तो बाजार की व्यवस्था भी सरकार का दायित्व है। और मंडी अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि समर्थन मूल्य कम से कम किसानों को दिलवाना चाहिए, परंतु सरकार इस मामले में भी अक्षम है। चलिए, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और अब बारी प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की। नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, क्या आप लोगों की उम्मीदें, हालांकि आप लोग मान के चल रहे उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, या फिर भी विपक्ष के तौर पर क्या आपको लगता है कि सरकार को करना चाहिए? देखिए, सरकार जिस घोषणा पत्र के आधार पर, जन घोषणा पत्र के आधार पर जनमत प्राप्त किया था, सत्ता में स्थापित हुए थे,
उसका पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा था एक एक दाना धान खरीदेंगे, तो एक एक दाना धान तो नहीं खरीदा उन्होंने, सीलिंग कर दी। तो एक एक दाना धान खरीदने की संपूर्ण व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, छत्तीसगढ़ में जो 25 रुपया टन कोयले का ऊपर से पैसा ले रहे हैं, या तो ऊपर से जो पैसे राजनेता ले रहे हैं उसको वैध मान लें, या सरकार के खजाने में ले आए। साहब, सरकार का खजाना खाली हो चुका है। सरकार से एक और अनुरोध है, ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं और रूटीन के कामों के लिए सरकार से अनुरोध है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए सरकार पे। फाइनेंस डिसिप्लिन एज सच कोलैप्स हो गया है स्टेट में, वर्किंग कल्चर ही ख़त्म हो गया है। सो फार एज द फाइनेंस इज़ कंसर्न, आप फाइनेंस को ऐसा नहीं चला सकते किसी के हियर से पर। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनसे मेरी एक और मांग है, जो शायद अभी किया नहीं है, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल जी ने कह दिया कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में फूड पार्क होगा। हम बना चुके हैं। अरे बाबा, आपने 50-50 हज़ार रुपया का एक फूड पार्क के लिए आपने अरेंजमेंट किया था पिछले बजट में। तो मैं अनुरोध करता हूँ, अब एक एक जिलों के लिए 50-50 करोड़ की व्यवस्था कर लीजिए। 50,000 में तो मैं सोचता हूँ ज़मीन का डिमार्केशन नहीं होता है। अब सरकार का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि आप लोग सब कुछ 5 साल में उम्मीद कर रहे हैं, आप लोग 15 साल में भी बहुत से वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे। बार बार ये बातें सामने आती हैं। देखिए कांग्रेस जो कहे, ये घोषणा पत्र में लिख देते हैं ये हम 15 साल में करेंगे, 50 साल में करेंगे। जैसे 50 साल में जैसे दिल्ली में करते रहे, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार बिकम शिष्टाचार, वैसा आप बता दीजिए कि हम ये करेंगे इस प्रदेश में 15 साल में करेंगे। उसी घोषणा पत्र में लिख देते कि 15 साल में करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको रायपुर शहर का या आप आसपास के विकास की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ख़त्म हो गया है, कोई स्थिति नहीं रह गई। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, कोरोना काल में जो खर्चे किए हैं उसके लिए श्वेत पत्र इस सत्र में जारी करना चाहिए कि क्या क्या पैसे हैं। और सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन दें। साहब, आपने पैसा खर्चा कर दिया, उसकी जानकारी देने में जान माल की हानि कहाँ है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक भारत टेलीनेट का प्रोजेक्ट चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। उस पर यहाँ पर 85 करोड़ रुपए, मेरा पूरा आरोप है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद पर और काम करने वाले अधिकारियों पर, 85 करोड़ रुपए का जो पेनाल्टी माफ़ किए हो, तत्संबंध में पूरा ब्लैक एंड वाइट में वाइट पेपर इशू करना चाहिए। मैं सरकार की भी प्रतिनिधि मौजूद है। सुरेंद्र जी, बहुत नाराज़ है भाजपा और उम्मीदें कर रही है कि इन तमाम चीज़ों को बजट में शामिल करने की कोशिश होगी, जो वादे किए वो निभाने होंगे। अभिषेक जी, सामाजिक न्याय और समृद्धि का जो छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्थापित हुआ है तेजी से, भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा इसी बात पर है। ये जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी, डीकेएस अस्पताल का घोटाला, नागरिक सहकारी बैंक का घोटाला, तो वो युग खत्म हो चुका है 2018 के बाद से। आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम जनता की समृद्धि ही भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल है और पूरे देश में उसकी चर्चा है। जिस प्रकार से पिछले 3 बजटों में, ये चौथा बजट है अभिषेक जी, हमने देखा कि कैसे किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि गई, चाहे वो धान की खरीदी का समर्थन मूल्य हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो। उसी प्रकार से जो वनांचल है, 42% वन भूमि है अभिषेक जी हमारे यहाँ, 32% जनजाति की आबादी है। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था से वनोपज को जोड़ा गया, जिस प्रकार से वैल्यू एडिशन और उसके मार्केटिंग का जो लाभ है, स्थानीय आदिवासी महिलाओं की समिति बनाकर गोठानों के माध्यम से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए, उसका पूरा लाभ स्थानीय जनता को मिल रहा है। और यही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मॉडल है। किसानों में समृद्धि आई है, कृषि का रकबा बढ़ा है, धान का जो खरीदी जिस पर आरोप लगा रहे हैं, 98 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खरीदी हुई है अभिषेक जी। पंजाब के बाद जो खाद्यान्न उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर पहुंचा है। तो ये समृद्धि का छत्तीसगढ़ मॉडल है। सुरेंद्र जी, कोरोना समाप्त हो गया है, उसके बाद अब ये बजट आ रहा है, अगले साल चुनाव भी है, क्या फोकस वाली योजनाएं रहेंगी, क्या लगता है? देखिए, सामाजिक न्याय से तात्पर्य कांग्रेस का यही है कि आम जनता की समृद्धि हो, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के अवसर मिले और आम जनता की समृद्धि जो है वही हमारे फोकस में है। कांग्रेस का जो
लड़ाई है, कांग्रेस का संघर्ष है, वो आरंभ से ही सामाजिक न्याय के लिए है। सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कैसे वादा खिलाफी करते रहे। ये जो हमने युवाओं को सामाजिक न्याय से जोड़ने का, जो सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़ने का हमारा जो संकल्प था, घोषणा पत्र में हमने वादा किया था। बार बार झूठ बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता, इनका वादा था 2003 में जो 15 साल सरकार में रहने के बाद पूरा नहीं किए। हमने तो जो राजीव गांधी मितान क्लब बनाया है वो सामाजिक सरोकार में, सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भूमिका, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमने ये राजीव गांधी मितान क्लब का गठन किया है, ताकि शराबखोरी जैसे सामाजिक बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ने में युवा अपना योगदान दे सके, और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं और सामाजिक कुरीतियां हैं उससे लड़ने में सरकार के साथ भागीदार हो सके। चलिए, बहुत सारी सामाजिक समरसता की बात भी यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा जी यहाँ पर कर रहे हैं, और भी बहुत सी अहम बातें आई हैं। हमारे साथ वंदना अग्रवाल जी भी हैं। वंदना जी, सामाजिक समरसता के बाद सरकार लोक कल्याणकारी जैसी चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रही है। महिलाओं को लेकर बात की जाए तो स्वयं सहायता समूह बहुत सारे महिलाओं के काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनके लिए अर्निंग के बहुत सारे संसाधन मिल रहे हैं। शहरों में भी आपको क्या लगता है कि शहरों में भी, आपके भी घर में बच्चे होंगे, रोज़गार के लिए या शहरों के लिए भी कुछ और उम्मीदें आप रख रही हैं कि वहाँ भी कुछ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शहरों में भी मतलब महिलाओं के लिए और अवसर होने चाहिए, उनकी सुरक्षा के भी उपाय होने चाहिए। सिटी क्यों छूटनी चाहिए? महिला, हमेशा हम सुनते हैं कि स्व सहायता समूह ये सब, पर अर्बन एरियाज़ में भी स्त्री के लिए कुछ होना चाहिए। अर्बन एरिया में भी महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, अब संभल रही है, क्या हम उम्मीदें करें कि शहर के साथ साथ दूरस्थ अंचलों में भी, जो छत्तीसगढ़ के खासकर आदिवासी इलाके होते तो वहाँ कई ऐसी बीमारियाँ थी जिनको लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहे, उसके लिए भी इस बजट में कुछ होगा? क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। क्या आपको लगता है पॉइंट्स के हिसाब से फोकस्ड होना चाहिए? देखिए, मलेरिया मुक्त अभियान की पूरे देश में सराहना हो रही है। मलेरिया से कैसे मुक्त हुआ बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। हमने देखा था कि जितने जवान नक्सली हिंसा में शहीद होते थे उससे ज़्यादा मलेरिया से मृत्यु हो जाती थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान बहुत सामंजस्यपूर्वक मितानिन और पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे करीब करीब जीत लिया है। आने वाले दिनों में जो आदिवासी अंचलों में छोटी छोटी बीमारियां कुपोषण के कारण होती हैं, एनीमिया के कारण होती हैं, वो दूर करने के लिए हमें अपने पोषण से बीमारियों को देखकर जोड़ना होगा, ताकि हम ये समझें कि बीमारी आने की मुख्य जड़ जो है वो महिलाओं का और बच्चों का कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित होना है। एक सामंजस्य चलाकर स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला बाल विकास और जो हमारे आदिवासी अंचलों के विभाग जहाँ काम करते हैं, वन विभाग, हमको फूड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो वहाँ पर भोजन मिलता है या जो भी वहाँ पर उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनको खाने के तत्व के साथ जोड़ना होगा, ताकि स्वास्थ्य विभाग जो मलेरिया मुक्त अभियान या दूसरी बीमारियों से, एनीमिया या डायरिया से लड़ता है, वो हमारे स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ माता बहनें उससे लड़ सकें, और हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ी से ही अपनी जंग जीत सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि स्वस्थ होना बहुत अच्छे पोषण का एक जड़ का कारण है। रोज़गार के लिए भी संजय जी, क्या आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए? सरकारें बात कर रही हैं, क्या उसमें स्कोप बनता है छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर जब कोरोना में एक बड़ा वर्ग है जो बेरोजगार हो गया? बिल्कुल सही बात बोला था अभिषेक भैया आप। रोजगार के बाद यदि अपन करी, डॉक्टर साहब अभी जैसे बताते कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्ट्रक्चर तो बना थे, पैरामेडिकल स्टाफ के भर्ती नहीं होते। जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर रही, चाहे शासकीय क्षेत्र में हो कि निजी क्षेत्र में हो, बंद किए जाते हैं। प्रशिक्षण लेके निकले थे, रोजगार नहीं मिला थे। अब मैं अपन कर्मचारी हित की यदि बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में दो संवर्ग कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी। केंद्रीय कर्मचारी ला कुछ महंगाई भत्ता मिला थे, राज्य कर्मचारी ला कुछ महंगाई भत्ता मिला। आज हम 14% महंगाई भत्ता में पीछे हैं, गृह भाड़ा भत्ता में एकदम पीछे हैं। ये तो आप उनकी बात बता रहे हो जो ऑलरेडी नौकरी में है, जो मैं रोजगार की बात रोजगार की बात कर रहे हो। प्रशिक्षण सब बंद हो रहे हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हुए रोजगार उत्पन्न करना चाहिए। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरा हुआ प्रदेश है भाई, यहाँ रोजगार की कमी नहीं हो सके। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।
तो ये तमाम सेक्टर्स के लोग हैं जिनसे हमने यहाँ पर बात की है, और बात करने के साथ ही उम्मीदें बड़ी सभी ने लगा रखी है, क्योंकि कोरोना का वक्त है और कोरोना के बाद से अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है, तीसरी लहर जा चुकी है। मुख्यमंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, उम्मीदें इस बार इसलिए भी ज़्यादा लोगों ने लगा रखी है। 2023 यानी अगला साल चुनावी साल है, तो सरकार अगर किसी ख़ास मुद्दों के साथ फोकस करके या कुछ खास सेक्टर्स के साथ फोकस करके चलना चाहती है, तो यही सही वक्त है कि उसे उन तमाम चीज़ों को समेटना होगा, फोकस करना होगा। भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे, छत्तीसगढ़ का बजट आएगा, क्या आप लोगों के दिमाग में चलता है, क्या कुछ उम्मीदें सरकार से हैं आप लोगों को? जी हाँ, बहुत सारी उम्मीदें हैं जी। वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ वो एक नया योजना निकाले। बहुत सारे हैं पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हम स्टूडेंट्स तक वो सारी योजनाएं पहुँच नहीं पाती है। हम रियलिटी में सच में बहुत परेशान है अपने करियर को लेके। अभी बीते साल जैसे कोरोना वगैरह गया, तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम काफ़ी डिप्रेशन में जा चुके हैं कि अब प्रॉपर बस्तर कोंडागांव से हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिग्री जो किया है कंप्लीट वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया है, इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय से। और वहाँ के बच्चे जितने भी पास आउट होते हैं, डिग्री तो मिल जाती है हमको, लेकिन हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आर्ट टीचर, आर्ट प्रोफेसर कुछ भी नहीं अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में स्पेशली। सरकार से तो यही अनुरोध करूंगी कि डिग्री लेने के बाद कम से कम हमको फ्रीलांस काम करने की ज़रूरत ना पड़े। हर साल 500 बच्चे पास होते हैं वहाँ से, लेकिन एक भी बच्चों के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, कोंडागांव से हूँ तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल आर्ट का गढ़ है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नाम रोशन करता है, बेल मेटल। और वहाँ की महिलाएँ एज एन आर्टिस्ट बहुत कम आगे आती है। उन महिलाओं को लेके काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ पे पुरुष के लिए तो बहुत काम है वो लोग करती हैं, और महिलाएं आर्टिस्ट जितनी भी है सिर्फ हेल्प। जो आम लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है, हमारे विशेषज्ञों ने जो उम्मीदें बताई हैं, उम्मीदें लगाई है, उन उम्मीदों पर सरकार खरा उतरने की कोशिश करेगी। तो खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।